और इसके बाद खबर विस्तार से। दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली शराब कांड में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर से समन भेजा है और 18 जनवरी को पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। अरविंद केजरीवाल को मिला ये चौथा सम्मन है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 3 सम्मन जारी किए जा चुके हैं और एक बार भी एजेंसी के सामने अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। अरविंद केजरीवाल को तीसरा सम्मन 3 जनवरी के लिए भेजा गया था। ईडी ने नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, मगर केजरीवाल ने उसे इग्नोर कर दिया था। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को चौथा सम्मन दिया गया है, क्या लगता है आपको, क्या कुछ फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि इससे पहले 3 सम्मन पर अरविंद केजरीवाल हाजिर नहीं हुए थे? प्रियंका, बता दें अरविंद केजरीवाल को ये चौथा ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया था, लेकिन इससे पहले भी 3 नोटिस भेजे गए हैं, कोई जवाब नहीं दिया। लगातार कहना है बीजेपी को घेरते हुए केजरीवाल नजर आए। उन्होंने इस नोटिस में भी यही कहा कि बीजेपी चाहती है चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया कि जिस तरह से नोटिस ईडी भेजती है वो कहीं न कहीं पूछताछ के नहीं, मुझे गिरफ्तार करने के लिए ये नोटिस भेजे जाते हैं। क्योंकि उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं ईडी और सीबीआई का सहयोग करने को तैयार हूँ और जो बातचीत चाहे सवाल पूछना चाहे मैं उनका भी जवाब दे सकता हूँ। लेकिन जब नोटिस आता है तो उसमें कहीं न कहीं गिरफ्तारी का जो नाम आता है सामने, उस तरीके से उन्होंने ये नोटिस भेजा था। इसलिए बीजेपी चुनाव प्रचार से यानी केजरीवाल को रोकना चाहती है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार में ना जाए, क्योंकि नोटिस इस समय भेजा जा रहा है जो लोकसभा चुनाव नजदीक है, यानी कहीं न कहीं उनकी जो प्रचार है उनको रोका जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार यही कह रही है कि जिस तरह से उनके और नेताओं को ईडी के नोटिस के बाद गिरफ्तार किया गया, वही केजरीवाल की भी रणनीति है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो सीधा सीधा राजनीति इसमें हो रही है। देखना यही होगा क्या अरविंद केजरीवाल अब ईडी का 34 जो नोटिस आया उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से चौथा सम्मन आया है, क्या लगता है आपको, क्योंकि इससे पहले माना जा रहा था कि 3 सम्मन के बाद यदि पेश नहीं होते तो गिरफ्तारी को लेकर भी आशंका जताई जा रही थी, ऐसे में चौथे सम्मन के बाद क्या कुछ आशंकाएं हैं, क्या एक्शन ले सकती है ईडी? देखिए, अभी केजरीवाल जी ने लगातार नोटिस भेजा है, लेकिन देखना यह होगा कि 18 जनवरी से पहले कोई उनका जवाब आता है या नहीं आता है, या 18 जनवरी को जो ईडी है उनको गिरफ्तार करती है, ये देखने वाली बात है। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार कहीं ना कहीं सम्मन के समय जब उनको भेजा जाता है तो कोई ना कोई ऐसी डेट निकालते हैं या कहीं प्रचार का या कहीं जाने के लिए, तो सवाल खड़ा होता है। तब देखना यही होगा कि आखिरकार क्या लगता है कि केजरीवाल इसमें सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि वो बाबा यही कहते हैं कि मैं सहयोग करने तैयार हूँ, लेकिन गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है कि कहीं मुझे गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार मेरी पार्टी को पूरा तरह से भंग न कर दिया। क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो मास्टरमाइंड है, जो शराब घोटाले के जो लेन देन की बात कही है वो केजरीवाल है, तो कहीं ना कहीं सवाल भी इसमें खड़ा होता है। वही बीजेपी कहती है कि शराब घोटाला तो एक छोटा घोटाला है, लेकिन इससे और बड़े बड़े घोटाले सामने है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्यों ईडी से भाग रहे हैं, क्यों उनको डर लग रहा है? जब ईमानदार है क्यों नहीं उनके जवाबों को सवाल क्यों नहीं देते? तो ये भी सबसे बड़ा सवाल बनता है इसमें। जी बिल्कुल। तो जवाब क्या कुछ आने की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले पत्र लिखकर तीनों सम्मन में अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि सम्मन गैर कानूनी है। ऐसे में चौथा सम्मन जब जारी किया गया है कि तो कब तक इसका जवाब दे सकते हैं? क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ बयान सामने आए हैं अभी तक? अभी तक ऐसा कुछ बयान सामने आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से लगातार बयानबाजी शुरू हो गई है। केजरीवाल जी का दौरा है उसको कहीं ना कहीं रद्द करने की कोशिश की जा रही है, और जो 18 तारीख को जो दोबारा से बुलाया गया है तो उसमें भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये इस तरह से लगातार नोटिस भेज रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बदली जाएगी। फिर कोई ना कोई ऐसा बहाना होगा जो अरविंद केजरीवाल ईडी सामने पेश नहीं होंगे, तो सवाल ये होगी ईडी लगातार नोटिस भेजती रहेगी और केजरीवाल भी उसका कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आखिरकार ईडी के पास सवाल होता है कि अगर चौथे सम्मन के बाद भी अगर केजरीवाल हाजिर नहीं होते तो उनको गिरफ्तार करने का एक आदेश भी होता है, वो कोर्ट से उनके गिरफ्तारी के वारंट भी ला सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल। अजय, इसके अलावा यदि छत्तीसगढ़ में हम देखें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से 7वां समन भी ईडी के द्वारा जारी किया गया, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को चौथा समन आया है। क्या आपको लगता है कि समन इसके बाद भी आ सकते हैं गिरफ्तारी से पहले? बिल्कुल, देखिए गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, चाहे वो उनको 10 सम्मन भेजें चाहे 16 सम्मन भेजें। लेकिन कब तक केजरीवाल जवाब नहीं देंगे ये ईडी भी देख लें कि ईडी को जब उनको पूछताछ करनी होगी तो कहने को मजबूरी में अगर सहयोग नहीं करते तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से उनके गिरफ्तारी का वारंट लेके आएंगे, तब केजरीवाल को क्या करना होगा, तब केजरीवाल क्या कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वही राजनीति गरमाई हुई है कि 2024। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करते हैं
अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से चौथा समन जारी किया गया है, 3 समन के बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अब देखना ये होगा कि चौथे समन का क्या कुछ जवाब देते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बंगाल में पालघर जैसी घटना सामने आ रही है। गुरुवार शाम को भारी भीड़ ने यूपी के 3 साधुओं को बच्चा चोर समझकर बेरहमी से पीटा। ये मामला पुरुलिया जिले का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर इसका 30 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने पश्चिमी बंगाल की ममता सरकार पर हमला बोला है। एक व्यक्ति ने कुछ सोच कर कि पता नहीं कहां से नाम निकाला था कि मुमताज खान जो है वो ममता बनर्जी हैं इस समय, मुमताज खान नहीं वो पहले, तो उनकी दृष्टि मुसलमानी की ओर है। जो घटनाएं होती, अधिक से घटनाएं वही होती हैं, हिंदू जो है उनके ऊपर होता है। जब रामनवमी का जुलूस निकलते हैं उस पर आक्रमण होता है। जब दुर्गा माता का भी जब अनुष्ठान होता है और लोग उसकी पूजा तो पंडाले उजाड़ा जाता है, तो इस प्रकार से जितने भी धार्मिक घटना कार्य होते हैं उस पर विरोध और उस पर आक्रमण, यह वहाँ के जो बंगाल की, और इसका श्रेय इसलिए होता है कि उसके प्रतिकूल स्वयं वहाँ की मुख्यमंत्री है। आखिरकार ये वातावरण क्यों, ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दे, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही है। Today, criminals like Shahjahan are safe under TMC's watch. This is the level to which they will go to protect a goon and a criminal. But the political institutionalization of violence is such that even sadhu sants get lynched in broad daylight in the public. सूर्य उत्तरायण होने के साथ ही रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का धार्मिक अनुष्ठान शुरू होने जा रहा है, जिसके साथ ही अयोध्या समेत समूचे भारत को राममय करने की योजना है। देश के सभी मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान होंगे, रामायण पाठ होंगे। अयोध्या के बाजारों में राम उत्सव की धूम अभी से देखी जा रही है। भगवा ध्वज राम मंदिर मॉडल की मांग बड़े पैमाने पर अभी से बढ़ गई है। मास समाप्त होने के साथ ही साथ अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो 22 तारीख को जो कार्यक्रम होना है, उसके 7 दिन पूर्व ही जो एक बड़ा अनुष्ठान अयोध्या में ही नहीं, अभी तो पूरे भारत में जगह जगह पर लोग अपने राम उत्सव को मनाएंगे। इस समय हम रामपथ पर ही मौजूद हूँ। रामपथ पर अब बिल्कुल आप साफ तौर पर कैमरे में देख पा रहे होंगे कि ध्वज जो यहाँ दिखाई पड़ रहा है, भगवा रंग का जो ध्वज है, जिसपे भगवान श्री राम हो या भगवान हनुमान जी महाराज के फोटो लगाए गए हैं, बिल्कुल आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। पूरे अयोध्या में इसकी बिक्री को बिल्कुल बढ़ा दी गई है। साफ तौर पर आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से लोग बिल्कुल अब इसे भगवान राम का जो ये ध्वज है, पताका है, इसको बेचा जा रहा है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि राम मंदिर के मॉडल भी दिखाए गए हैं, इसको भी बेचा जा रहा है, जिस पर जय श्री राम के स्लोगन के साथ बिल्कुल आप देख पा रहे हो कि पूरे अयोध्या को भगवामय कर दिया गया है। आपको बता दूं कि अयोध्या में जगह जगह पर इसकी बिक्री की जा रही है। जगह जगह पर लोग इसको खरीद कर अपने घरों पर ध्वज पताका लगा रहे हैं, चूँकि भगवा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। अयोध्या को संवारने और सजाने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरत रही है। अयोध्या की खोई हुई जो वैभव रहा है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जोर तोड़ से बिल्कुल लगी हुई है। हमारे साथ कुछ हमारे साथी लोग मौजूद हैं। भाई साहब, क्या नाम आपका? मुकेश कुमार। भैया, ये आपकी दुकान है वाली? जी। कितने वर्षों से आप इस दुकान खोल रहे हैं? ये सन 2005 से मेरी दुकान है, जो कि मंदिर उद्घाटन के ही समय से झंडे की डिमांड बढ़ी हुई है। ये एक झंडा जो सबसे बड़ा वाला झंडा, जिस पर भगवान श्री राम, आप पीछे राम मंदिर भी बना हुआ, आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि वो कितने पैसे का क्या रेट रहता है, छोटे बड़े क्या रेट है, थोड़ा हमको। 10 रुपये का है, 50 रुपये का है।
और 100 रुपये का है। और जो भगवान राम का मंदिर के मॉडल के तर्ज पे जो बनाया गया है वो कितने रुपए का है? वो 80 रुपये का है। छोटा बड़ा सब मिला के छोटा 80 रुपये का है, बड़ा 150 रुपये का है। लगभग कितने अभी तक लोग आए आपके यहाँ आए हैं और कितने लोगों ने आपसे खरीदे हैं? क्या कुछ अनुमान होगा आपके पास? आ जाते हैं दिन में 10-12 लोग आ जाते हैं। अभी तो बिक्री नहीं बढ़ी हुई है। 16 तारीख से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन से भीड़ बढ़ने लगेगी। अच्छा, 22 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री अयोध्या आएंगे और अयोध्या में भगवान राम को उनके नवनिर्मित भवन में प्राण प्रतिष्ठित करके भगवान राम को विराजमान करेंगे, कैसा लगता है कि कैसे अनुभूति होती है कि लोग आ रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा है, अयोध्या में राम मंदिर, राम जी विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या नहीं, पूरे भारत में ही उत्सव मनाया जा रहा है। सब घर घर पे भगवा राम का झंडा लगेगा और लगना भी चाहिए। जय श्री राम। तो ये रहे प्रोप्राइटर इस दुकान के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब पूरे अयोध्या को भगवामय कर दिया गया। हमारे दिन में लगभग 10 से 12 कस्टमर आ जाते हैं, जो कि बड़े बड़े कस्टमर आ जाते हैं कि जो हमारे यहाँ खरीदारी करते हैं और अपने घर पर इस ध्वज पताका को लगाते हैं। आप बिल्कुल साफ तौर पर बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये पताका है। आप देख पा रहे होंगे बड़ा हुआ छोटा हुआ, जिसकी कीमत या जो दुकान के प्रोप्राइटर थे उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो बड़ा वाला है लगभग 150 रुपये का, छोटा वाला 10 रुपये, 50 रुपये, तमाम ऐसे जिनको जैसी आवश्यकता होती है। बिल्कुल ये छोटा वाला बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, ये है बिल्कुल जो अपने गाड़ी पे आप लगा सकते हैं, मोटरसाइकिल पर लगा सकते हैं। आगे एकदम बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि इसको लगा के आप लोग जैसे लोग तरह तरह से अपने राम उत्सव मना रहे हैं। लोग भी अब बिल्कुल राममय हो गई पूरी अयोध्या, बिल्कुल रम चुके हैं अयोध्या के लोग ही नहीं, अब तो पूरे विश्व में जहाँ पर सनातनी राम भक्त हैं, बिल्कुल अब इंतजार है कि जब भगवान राम 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के अपने नवनिर्मित विग्रह में विराजमान होंगे। अगली खबर बलिया से है, जहां यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने शंकराचार्य के अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने को लेकर सवाल पर कहा है कि शंकराचार्य बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, पीठ है, धर्म के वो सर्वोच्च गुरु हैं, और कहा है कि ऐसे में उनका वहां ना पहुंचना अपना निर्णय है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार ना होने के सवाल पर भी कहा है कि उनका ऐसा कहना आश्चर्य प्रकट करना करता है। वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निमंत्रण नहीं मिला है, जिस पर प्रभारी मंत्री ने कहा है कि मुझको नहीं लग रहा है कि विपक्ष के किसी नेता को ऐसा कहने का अधिकार है, इसलिए कि सबको निमंत्रण पत्र भेजे गए हैं, ना आने का बहाना ना ढूंढें। इस देश के प्रधानमंत्री को विपक्ष का यह जो गठबंधन है, यह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने का गठबंधन है। वो नहीं चाहते कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सपने कभी साकार नहीं होंगे। आप देख रहे हैं कैसे देश भारतीय जनता पार्टी के साथ और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ खड़ा है। उनकी गारंटी का जो रथ निकला था पूरे देश में, जिस तरीके से जनमानस ने अपना सहयोग दिया, जिस तरीके से भीड़ उमड़ी है, जिस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के हर फैसले पर इस देश के प्रधानमंत्री को ही अपनी गारंटी मानता है, और उनके दूर दूर तक उनके पास खड़ा होने की हैसियत में विपक्ष का कोई नेता नहीं है। सारे लोग एक दूसरे के ऊपर भी खड़े हो जाएंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी की लंबाई को छू पाना उनके बस का नहीं है। तो ये गठबंधन, इसकी उम्र जान लीजिए कि 5 राज्यों के चुनाव में यह गठबंधन टूटता प्रतीत हुआ। आपस में गाली गलौज तक की नौबत आई, गठबंधन नहीं बन सका। ग्रेटर नोएडा के लोहारेल टोल प्लाजा पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। बता दें कि वाहन सवार जाम में करीब 1 घंटे तक फंसे रहे, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी रही। बता दें कि नेशनल हाईवे 91 लोहारली टोल पर प्लाजा अधिकतर जाम की स्थिति पैदा रहती है, जिसकी वजह से हाईवे पर सफर करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं टोल प्लाजा पर जाम को लेकर टोल मैनेजमेंट अनदेखी करता हुआ नजर आ रहा है। मामला दादरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। रायबरेली में भीषण ठंड और गलन को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर दिख रहा है। बता दें कि देर रात एडीएम वित्त पूजा मिश्रा ने शहर का भ्रमण कर रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो वहीं पूजा मिश्रा ने जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराया। साथ ही सड़कों के किनारे खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को रैन बसेरा भिजवाया गया और रैन बसेरों में बेहतर व्यवस्थाएं और साफ सुथरी रजाइयां उपलब्ध करने के निर्देश दिए गए। ग्रेटर नोएडा की ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर ट्रक और
अमरूद से भरी 3 गाड़ियों की भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि घने कोहरे की वजह से हादसा हुआ, तो वहीं हादसे में घायल कई लोग गाड़ी के अंदर ही फंसे रहे। हालांकि घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद निकालकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।